क्या हाल पढ़ ले गैंग, तुमने आखिरकार इंग्लिश को खा लिया है यार, बिल्कुल डाइजेस्ट कर लिया है, क्योंकि हमने हर एक चीज कवर कर दी। क्या आता है पेपर में? रीडिंग सेक्शन वो हम अभी कर लेंगे, राइटिंग सेक्शन एक वीडियो में उड़ा दिया है, ग्रामर सेक्शन एक ऐसी वीडियो में खत्म किया जहां पर लाखों बच्चों को आनंद आ गया, मजा आ गया, चीट शीट से खत्म किया। फिर आता है सेक्शन सी, लिटरेचर सेक्शन। हमने एक वीडियो में पूरी फर्स्ट प्रिंट बुक खत्म करी, एक वीडियो में पूरी फुट प्रिंट बुक खत्म करी, और एक वीडियो जो अभी ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग पे आने वाली है, हमारी टॉप 111 क्वेश्चंस की वीडियो, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, वो सारे क्वेश्चंस जो तुम्हारे इस साल के पेपर में उठ करके आएंगे। बस बचा रह गया रीडिंग सेक्शन, और वो मैं तुम्हारा इस वीडियो में खत्म करवा दूंगा, क्योंकि रीडिंग सेक्शन ना होता बड़ा हलवा सा है। रीडिंग सेक्शन क्या है? रीडिंग सेक्शन से तुम डर करके बैठे हो। कितने मार्क्स का आ रहा है बताओ? 20 मार्क्स का है, लेकिन हलवा है, हलवा है, हलवा। क्योंकि इसमें बना करके भी आंसर्स ले सकते हो, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। सब लोग ट्रिक्स बता देंगे, चीजें बता देंगे, बट कैसे, वो पूरा एनालिसिस मैंने करके रखा है। क्या एनालिसिस है? कि 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4 टाइप के क्वेश्चन बेसिकली हमारे अनसीन पैसेज में पूछे जाते हैं। पहला फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसके डायरेक्ट आंसर होते हैं। ट्रिक क्या है? यूज स्कैनिंग, लुक फॉर नंबर्स, नेम और फैक्ट। नंबर देखो, नेम देखो, फैक्ट देखो, इस तरह से। और ये एक एग्जांपल दिया है मैंने सीबीएसई के इस साल के सैंपल पेपर पर बेस्ड एग्जांपल, कि उसमें जो ये वाला क्वेश्चन था, इसको तुम किस तरह सॉल्व कर सकते हो। ये एग्जांपल कौन से क्वेश्चन का हो गया? फैक्चुअल क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया भैया। फिर सेकंड होते हैं वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन, जहां पर पूछा जाता है क्या, कि कोई वर्ड बता दो, एंटोनिम बता दो, सिनोनिम बता दो, मैचिंग वर्ड बता दो। उस तरह का क्वेश्चन क्या करना है? रीड द सेंटेंस कंटेनिंग द वर्ड एंड ट्राई टू गेस, क्योंकि वो गेस बेस्ड ही रहता है। अभी कैसे करना है सब हम आगे देखेंगे। ये मैं बेसिकली 4 टाइप्स बता रहा हूं। तीसरा होता है इन्फरेंस बेस्ड, कि भाई देख करके पता लगाओ, रीड बिटवीन द लाइंस एंड एनालाइज द डीपर मीनिंग, कि उसका टोन क्या था, क्या कहना चाहता था वो राइटर उस पैसेज का, क्या डीप मीनिंग था। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एग्जांपल ये है तुम्हारा, और ये आंसर है। फिर ट्रू फॉल्स असर्शन रीजन क्वेश्चन। कई लोग को नहीं पता कि जो लेटेस्ट पैटर्न नहीं देख रहे ना, कि असर्शन रीजन भी आ रहा है इस बार अनसीन पैसेज में, किसी ने नहीं कराया है। ध्यान से देखना इस वीडियो को एंड तक। अनसीन पैसेज किस तरह से असर्शन रीजन लेकर के आया है, छुपा करके आया है, सब कवर कराऊंगा। शुरू करते हैं अनसीन पैसेज हैशटैग स्वाहा। पिछले 4 साल से 5 साल से जिस तरह से इंग्लिश का पेपर स्वाहा किया है सबने, इस बार बारी तुम्हारी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुरू किया जाए। पहला डिस्कर्सिव पैसेज। 2 टाइप के आएंगे, एक डिस्कर्सिव एक फैक्चुअल। तो डिस्कर्सिव वाला शुरू किया जाए, चलो आ जाओ। अब मेरी ना एक ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी? QPA। क्या बोला? QPA। QPA नहीं, QPA मतलब कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैराग्राफ पढ़ना है, और तब आंसर लिखना है। यानी पैराग्राफ को भूल जाओ, कहां पे आ जाओ, कहां पे आ जाओ, पैराग्राफ को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर। और सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, 1 बाय 1 पढ़ना है। ये सबसे फास्ट तरीका है करने का, नो मैटर व्हाट। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडिंग पोएट्री। ठीक है, पोएट्री को पढ़ते समय उनका क्या एटीट्यूड है। अब एक पढ़ लो, अगर तुम्हारे दिमाग में उतना स्पेस है, अगर जल्दीबाजी में नहीं हो, चांसेस हैं कि गलती नहीं करोगे, तो 2 भी पढ़ सकते हो एक बार में। अदरवाइज गलती ज्यादा करते हो, ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती है, तो सिर्फ एक ही पढ़ना। चलो दूसरा ही पढ़ लो। व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन्स फ्रॉम पैराग्राफ 1। ये क्या है? पैराग्राफ 1। रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। कौन सी लाइन्स में? इस लाइन में। इफ सॉल्विंग अ रिडल इज व्हाट वाज इंटेंडेड, देन प्लोइंग सुडोकू इज बेटर ऑप्शन। अब दूसरे वाले से पहले हमें पहले वाले पे फोकस करना है। ठीक है, पहला वाला देखो, क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है ऑथर का एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडिंग पोएट्री। अब देखो, जो पहला वाला होता है ना, इसका आंसर हमें पहले में ही मोस्टली मिल जाता है। रीड करके देखते हैं। एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट स्टडिंग पोएट्री कैन बी रोलर कोस्टर राइड। कैसा रोलर कोस्टर राइड है? द जर्नी इज punctuated by moments of profound appreciation for simpler pieces and intermittent frustration। इंटरमिनेंट फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या? देखो, पढ़ते वक्त जो भी अगर टफ वर्ड लगे ना, उसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, क्योंकि टफ वर्ड से ही वो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस आते भी हैं। इंटरमिनेंट फ्रस्ट्रेशन मतलब कि बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन होना। विथ मोर कॉम्प्लेक्स वर्क्स, लेट्स बी रियल, हियर सम पोएम्स आर जस्ट प्लेन कंफ्यूजिंग। यानी कि कुछ कुछ पोएम तो प्लेन कंफ्यूजिंग होती है, एंड नो अमाउंट ऑफ रीडिंग सीम्स टू बी हेल्प टू डिसाइफर द इंटेंडेड मीनिंग। अब देखो अगला वर्ड क्या मिला मुझे। जैसे ही मुझे कुछ टफ वर्ड्स मिल रहे हैं, मैं उसको अंडरलाइन कर ले रहा हूं। यहां पर तुम्हें मैं इस कलर से, ग्रीन कलर से दिखाता हूं अंडरलाइन करके। पहला मुझे ये इंटरमिनेंट फ्रस्ट्रेशन मिला, फिर मुझे ये डिसाइफर मिला। ऐसे जो भी यूनिक वर्ड्स मिले अंडरलाइन कर लिया, फिर आगे बढ़ गए। आगे क्या लगा? यहां से मीनिंग तक पढ़ लिया। आगे, द पजलमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सच इंस्टेंसेस कैन बी बोथ वैक्सिंग एंड डिमोटिवेटिंग। If solving a riddle is what was intended, then playing Sudoku is better option. One is led to ponder if obscurity was the goal।
मतलब पोएट कहना चाह रहे हैं ना कि पोयम पढ़ने में मजा आता है, बट कुछ कुछ पोयम कैसी होती है, बहुत ही प्लेन कंफ्यूजिंग होती है, कितना भी रीड करो उसको कोई मतलब नहीं निकलता है, डिसाइफर नहीं कर पाते हैं, डिकोड नहीं कर पाते हैं उसकी मीनिंग को। ठीक है भैया। और ये जो नीचे वाली लाइन थी, ये तो बहुत ही सार्केज्म में बोली गई लाइन है कि अगर भाई इफ सॉल्विंग अ रिडल इज व्हाट वाज इंटेंडेड, अगर मुझे पोयम इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि मैं बस डिकोड करता रहूं, मीनिंग डिकोड करता रहूं, यानी एक रिडल सॉल्व करता रहूं, एक पजल सॉल्व करता रहूं, तो इससे बढ़िया मैं पोयम बंद करूं और जा करके सुडोकू बन लूं। क्या करूं? सुडोकू खेलूं। सुडोकू गेम होता है, पेपर वगैरह में आता था एक टाइम पे, तुम सर्च कर सकते हो नेट पे। अब बताओ, देखो पहला क्वेश्चन कि इसमें क्या डिस्क्राइब करता है, ऑथर का एटीट्यूड। तो अब तक बिना ऑप्शन पढ़े हमने क्या देखा कि ऑथर को अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी पर बेचारे परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा, जब रीड करना पड़ता है या मीनिंग डिकोड करनी पड़ती है। तो पढ़ो, ऑप्शन ए फाइंड्स पोएट्री टू बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड मीनिंगलेस। नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला कि बिल्कुल ही मीनिंगलेस और बकवास चीज है। बिलीव्स दैट द इमोशनल रोलर कोस्टर ऑफ स्टडीइंग पोएट्री इज नॉट वर्थ द इफेक्ट, नॉट वर्थ द इफेक्ट, ऐसा नहीं लिखा था। रिकॉग्नाइजेस द चैलेंजेस ऑफ स्टडीइंग पोएट्री बट आल्सो एक्नॉलेजेस द रिवॉर्ड्स इट ऑफर, feels that poetry is too obscure and abstract the average person to appreciate। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, कि वो चैलेंजेस को भी एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि भाई पोएट्री के अवार्ड्स भी तो हैं, रिवॉर्ड्स भी तो हैं। अगर तुम्हें पहला पैराग्राफ पढ़ के नहीं समझ में आया था ना, तो दूसरा पढ़ना, दूसरा समझोगे तो और चीजें समझ में आएगी। दैट पोएट इज ट्राइंग टू से कैन फील लाइक अ विक्ट्री एंड इज वेलकम रिलीफ आफ्टर ग्रैपलिंग विथ मोर परप्लेक्सिंग पोएट्री, कि जब वो ज्यादा पोएट्री पढ़ते हैं तो उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि एक विक्ट्री जैसा फील होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स काम तो है, लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या बोला ऑप्शन नंबर सी में, देखो कि चैलेंजेस तो हैं लेकिन एक्नॉलेज भी करते हैं कि रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अरे जैसे तुम यार, जब तुम कभी कभी कुछ बहुत लंबा सेशन कंप्लीट कर लेते हो पढ़ाई का, तो मजा आता है ना, चैलेंजेस हैं मगर मजा आता है। जैसे हमारी टॉप 111 वाले क्वेश्चंस की वीडियो लगभग 2 घंटे की है, लेकिन जिसने किया उसको पूरा पेपर मालूम पड़ गया कि कहां से क्वेश्चंस आने हैं। बस वैसी ही चीजें हैं ये। चलो अगला, अब इसमें टोन क्या है? टोन मैंने ऑलरेडी बता दिया, टोन कैसा होता है इसमें, सैरकास्टिक है। कैसा है? सैरकास्टिक, जहां पर एक सरकाज़म के साथ बोला जाए, एक मजाक के साथ बोला जाए कि यार इससे अच्छा कि मैं पोएट्री पढ़ता रहूं पूरी जिंदगी, इससे अच्छा मैं सुडोकू खेल लूं, अगर मुझे डिकोड ही करना है, रिबल ही सॉल्व करनी है, रिडल ही सॉल्व करनी है। ठीक है, देखो यहां पर देखो मिल जाएगा तुम्हें कई सारे टोन्स, कि भैया टोन्स में बड़ी कंफ्यूजन होती थी, मैंने यहां पर तुम्हारे लिए लिख दिया है। टोन्स में अब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो ध्यान से क्या क्या टोन्स हो सकते हैं। देखो ये रहा पहला, पॉजिटिव टोन्स। पॉजिटिव टोन्स यानी कि जब पोएट बहुत ही पॉजिटिव है तो वहां पर क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो, कौन सा टोन्स लिख सकते हो, ये ऑप्टिमिस्टिक लिख दो, एंथुसियास्टिक लिख दो, एनकरेजिंग, मोटिवेशनल या एप्रिसिएशन। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर लो अगर उसका टोन पॉजिटिव दिख रहा है, यानी पूरे पैसेज में, कंप्लीट पैसेज में, या जैसे एक लाइन देकर के पूछा गया था, उस लाइन में जो पोएट है वो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा हो, तो ऐसा कोई भी वर्ड यूज कर लेना कि ये टोन है। फिर अगर वो नेगेटिव दिख रहा हो तो या तो क्रिटिकल वर्ड यूज कर लो, कॉशनरी, या फिर रिग्रेटफुल। मेन वर्ड, अच्छा वर्ड रिग्रेटफुल रहेगा, कि भाई ऑथर को रिग्रेटफुल फील होता है क्योंकि नेगेटिव टोन है। ठीक है, कैसा टोन है? रिग्रेटफुल। ठीक है, अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल बेसिकली कब होता है? जब दोनों चीजें एड्रेस की जाए, यानी पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी। तो उसमें क्या बोलोगे कि टोन कैसा है? ऑब्जेक्टिव है, एनालिटिकल है और मैटर ऑफ फैक्ट है। मेन की टर्म ये एनालिटिकल यूज कर सकते हो कि एनालिटिकल टोन है, उन्होंने एनालाइज किया पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी। फिर आगे क्या था? ये मिक्स्ड और कंट्रास्टिंग टोन्स, की होपफुल येट कंसर्न्ड, एडमायरिंग बट रियलिस्टिक। इस टाइप के भी तुम्हारे पास टोन्स पे क्वेश्चन आएंगे आगे, अभी पैराग्राफ में तुम देखोगे अनसीन पैसेज में, कि भाई एडमायरिंग बट रियलिस्टिक, कि तारीफ करने लायक है लेकिन रियलिस्टिक है। वहीं होपफुल है बट कंसर्न्ड है, होपफुल है बहुत ही पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा सा कंसर्न्ड है। तो मिक्स्ड वाले भी होते हैं। और एक मैंने ऑलरेडी बता दिया, सैरकास्टिक, जहां पे थोड़ा सा रोस्ट कर रहा हो या फिर कोई आयरनी हो, वहां पर सैरकास्टिक हो जाएगा। अब चलो इसी के बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले सवाल पर, फिर हम पैसेज पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं फिर पैसेज पढ़ते हैं। देखो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, इजी सा क्वेश्चन है ये, आ जाओ। द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर फ्रॉम द सेट्स ए ई एंड आइडेंटिफाई टू सेट्स फ्रॉम द एंटोनिम्स, यानी कि दो ऐसे सेट जो कि एंटोनिम हो। अब देखो, एक होता है एंटोनिम, एक होता है सिनोनिम। ठीक है, अब सिनोनिम क्या होता है? एस से सिनोनिम, एस से सेम, यानी सेम मीनिंग, और इसका मतलब क्या है? डिफरेंट, यानी ऑपोजिट मीनिंग। जब ऑपोजिट मीनिंग हो तो ए बी सी डी ई में से कोई दो ऐसे छुपे हुए हैं सेट जिसका ऑपोजिट मीनिंग है आपस में। ठीक है, जैसे इंट्रिग्विंग और ऑफ पुटिंग, डिसाइफरिंग और इंटरप्रेटिंग। देखो डिसाइफर मैंने इसीलिए वहां पे हाईलाइट भी किया था, मार्क भी किया था। एप्रिशिएट, अपलॉड, सिंपल, चैलेंजिंग, इमोशंस एंड फीलिंग। भैया लेकिन हमें तो एंटोनिम आते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। तो तुम्हें सिनोनिम तो पता होगा ना बेटा,
कुछ कुछ आइडिया तो होगा कि यार क्या हो सकते हैं इनमें से जिनकी मीनिंग सेम हो, कुछ तो आइडिया होगा। पहला वाला चलो इंट्रीगिंग ऑफ पुटिंग नहीं समझ में आ रहा काफी लोग को, यहां पर क्वेश्चन मार्क बना दो। दूसरा डिसाइफरिंग एंड इंटरप्रेटिंग, डिसाइफरिंग इंटरप्रेटिंग, डिसाइफरिंग यानी डिकोड करना, इंटरप्रेट भी समझना डिकोड करना, तो ये सेम मीनिंग वाले हैं, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं है। हमें ढूंढना है एंटोनिम यानी डिफरेंट मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग वाले। फिर एप्रिशिएट एंड अपलॉड, ये भी सेम मीनिंग है, अप्रिशिएट करना अपलॉड करना, कट कर दो। सिंपल एंड चैलेंजिंग, भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है, सिंपल चैलेंजिंग, दोनों बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चीज है। जैसे कि एक तरफ समझ लो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और एक तरफ समझ लो ऋतिक रोशन, एक तरफ समझ लो कि बिल्कुल सेल्फ मेड कंगना रनौत, एक तरफ समझ लो कि अनन्या पांडे जिसकी स्ट्रगल ही शुरू होती है वहां से जहां से हम लोग रिच बन चुके होते हैं, है ना, बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये भी हो गया अपना सही, ये सही हो गया। हमें एंटोनिम चाहिए तो डी सही है। फिर ई पढ़ो, इमोशन एंड फीलिंग, ये नहीं, ये तो सेम मीनिंग वाले हैं, तो डी सही है। और बोला था दो सेट्स इसके अंदर छुपे हुए हैं, फ्रॉम द सेट्स आइडेंटिफाइड टू, तो एक मिल गया और बाकी सारे कट हो गए, तो ऑफ कोर्स एक पहला वाला होगा। अब जिनको मीनिंग पता है तो पहले टिक कर चुके होंगे। इंट्रीगिंग और ऑफ पुटिंग दोनों सेम होता है, ठीक है, और सॉरी अपोजिट होता है, क्योंकि इंट्रीगिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग और ऑफ पुटिंग यानी कि बोरिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना होना, ठीक है। अगला, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। अब ये सेंटेंस देखना ध्यान से। वी कैन से दैट द ऑथर्स टोन बिकम्स मोर न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव व्हेन डिस्कसिंग वियर्ड पोएम्स कंपेयर्ड टू अदर टाइप्स ऑफ पोएट्री बिकॉज, क्या पूछा है भैया, फिर से टोन वाला क्वेश्चन। अरे टोन वाले क्वेश्चन बड़े इजी हैं भाई, बिल्कुल परेशान मत होना। सिंपल सी बात पूछी गई है कि जो ऑथर का टोन है ये बहुत ही न्यूट्रल हो जाता है और ऑब्जेक्टिव हो जाता है। क्या बताया था, न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव, कि जब वो एनालिटिकल हो जाए, जब वो दोनों साइड की चीजें देखें, ठीक है। तो जब वो दोनों साइड की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखें, कब, व्हेन डिस्कसिंग वियर्ड पोएम्स कंपेयर्ड टू अदर टाइप्स ऑफ पोएट्री बिकॉज, बिकॉज। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगला पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ो। Conversely, some pieces resonate with the reader's soul, stirring feelings of warmth, happiness, and connection to the world. Often, these compositions center on themes that are universally understood, such as love, nature, faith. Being able to actually understand the poet is trying to say feel like a victory. जब भी हम समझ जाते हैं पोएट्री तो अच्छा फील होता है, विक्ट्री जैसा। Then there are poems that are emotionally charged. कुछ पोएम्स इमोशनली चार्ज होती हैं. The ones that make the reader curl up in a ball and cry or jump and down with joy. One is left in awe of the poet's ability to convey emotion through words. Let's forget the downright weird poems. क्या बोला? Let's not forget the downright weird poems. अब वहां पर weird poems की बात हो रही थी, जैसे कीवर्ड हमें मिला weird, तो बस अटेंटिव हो जाओ, इसको पढ़ते समय एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा कि यहीं पे आंसर छुपा होगा। These are the ones that defy categorization and leave the reader to their own devices in attempting to interpret meaning. ठीक है, ठीक है, आगे आओ। The author's use of figurative language and unconventional imagery can create a sense of bewilderment of either intriguing or off-putting. Regardless, the reader can appreciate the uniqueness of the work. बहुत बढ़िया। आगे क्या पैराग्राफ कहता है? Despite the wide-ranging emotions and reactions that come with studying poetry, it can be a rewarding pursuit. ठीक है? Not only does reading poetry allow to appreciate the artistic beauty of the written word, but also enables to develop crucial critical thinking and analytical skills. The process of unlocking a poem's meaning can feel like cracking a code or solving a puzzle, but sense of accomplishment or derived from the mastering a challenging piece can be deeply gratifying. Finally, impressing an English teacher with a well analyzed poem can be a source of pride and validation. अब इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन पे आओ वापस, इतना पढ़ लिया इनफ है, क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो कि बेस्ड ऑन रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामाइन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 वर्ड्स में खुद से आंसर लिखना है, ठीक है। हाउ स्टडिंग पोएट्री कैन बी लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी, ठीक है, एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी। बताओ कि भाई पोएट्री पढ़ना एक न्यू सिटी जैसा एक्सप्लोर करना क्यों है, इसका आंसर में मिल जाएगा। बट जो पहला वाला था ऐसा क्या था, वी कैन से दैट ऑथर्स टोन बिकम्स मोर न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव एंड डिस्कसिंग वियर्ड पोएम्स कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ पोएट्री बिकॉज, क्योंकि वो मानते हैं कि वो न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स पोएम है वो तो वो मान रहे हैं कि चलो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, हाँ भाई उसमें डिकोड करना पड़ता है, डिसाइफर करना पड़ता है, लेकिन जब हो जाता है तो हमें एक सेंस ऑफ विक्ट्री भी फील होता है। तो यानी कि वो नेगेटिव भी देख रहे हैं पॉजिटिव भी, मैंने ये बोला था नेगेटिव भी देखे पॉजिटिव भी देखे, तो टोन कैसे होगी, न्यूट्रल। तो बिकॉज के आगे लिख देना, ठीक है। बेस्ड ऑन रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामाइन इन 40 वर्ड्स, कि पोएट्री कैसे एक न्यू सिटी का एडवेंचर लग सकता है। बताओ, ये छुपा होगा अगले पैसेज में जो हमने अभी मिस किया है। ये वाला इतना पढ़ लिया, आखिरी वाला पढ़ लो। Overall, studying poetry is like a box of mixed chocolate. You never know what you are going to get, but whether it's complex, emotional, simple, or just downright weird, there is always something to be gained.
from the experience. So let's applaud the poets out there for making us laugh, cry, scratch our head and occasionally feels like a genius. क्या बोला क्या बोला क्या बोला कि भाई इसी में पूरा आंसर छुपा हुआ है। क्योंकि हमें क्या लिखना है कि बताओ पोएट्री ऐसा क्यों लगता है कि जैसे किसी नए सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि इट इज लाइक अ बॉक्स ऑफ मिक्स चॉकलेट्स, यू नेवर नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, और हमें पता नहीं होता है क्या मिलने वाला है, कभी इमोशनल, कभी सिंपल, कभी डाउनराइट वियर्ड। ठीक है, तो ये सारी लाइंस ऐड करके अपना आंसर इसका फ्रेम कर सकते हो, ये वाले का, ये 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 रहा ये। ठीक है, इसके आगे एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी, क्योंकि 40 वर्ड में लिखना है तो खुद से आंसर लिख सकते हो कि द रीडिंग ऑफ पैसेज समटाइम्स, सॉरी, हाउ स्टडिंग पोएट्री, तो द पोएट्री स्टडिंग पोएट्री कैन बी लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी बिकॉज इट फील्स लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। कभी हमें कुछ अच्छा मिलता है, कभी एक्साइटिंग मिलता है, कभी वियर्ड मिलता है, कभी नया फ्रेश मिलता है। ठीक है, इस तरह की चीजें। एक क्वेश्चन अच्छा हमारा छूटा रह गया, ये 3 वाला। द ऑथर्स यूज ऑफ विविड इमेजरी इन द पैराग्राफ 3 सच एज कर्ल अप इन अ बॉल एंड क्राई एंड जंप अप विथ जॉय ग्रेटली अफेक्ट द रीडर माइंड बिकॉज, बताओ क्यों। मैंने पढ़ाया था पोयम में इमेजरी का मतलब, पोयम का जो वन शॉट था, इमेजरी मतलब क्या होता है, इमेजरी मतलब कि जब पोएट अपनी इमेजिनेशन डाल दे, एक्स्ट्रा चीजें डाल दे, और इमेजिनेशन जब डाल देगा, एक्स्ट्रा चीजें जब डाल देगा, तो इवेंचुअली क्या होगा, वो पोएम हमें इंटरेस्टिंग लगने लगती है, क्योंकि वो एकदम नॉर्मल बातचीत नहीं होती है, थोड़ी अलग बात होती है। जैसे कि अलग बात क्या थी, सच एज कर्लअप इन अ बॉल एंड क्राई, कि बिल्कुल ऐसे कर्लअप हो जाओ। रोते समय कैसे होते हैं, ऐसे छुप जाते हैं, तो कर्लअप हो गए, बॉल बन गए। जंप अप एंड डाउन, उछलने कूदने लग गए खुशी से। तो ये क्या है, ये किसी भी चीज को मेटाफोरिकली बता रहा है, बढ़ा चढ़ा करके, और इसलिए यहाँ पर इमेजरी है, क्योंकि पोएट इमेजिन कर रहा है कि कोई कर्लअप हो जाता है जब वो दुखी होता है, कोई जंप करता है ऊपर नीचे। तो अब आगे क्या लिखोगे कि रीडर को कैसे इफेक्ट करता है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ ग्रेट इमेजिनेटिव पावर, या इट क्रिएट्स अ ग्रेट इमेजिनेशन अबाउट द लाइंस which the poet is referring to। ठीक है, इसके डिटेल्ड आंसर देखने जो भी अब तक मैंने बताया, आ जाओ इधर, इधर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी देख लो। चलो, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय हिनाज एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग केस। हिना स्पेंड्स आवर्स, अब ये हिना कहां से आ गई, पैराग्राफ में तो थी नहीं, यहां पर देखो, यहां पे लाइन लिखी हुई है, हिना स्पेंड्स आवर्स ट्राइंग टू एनालाइज अ पोएम फॉर असाइनमेंट एंड फाइनली फील्स अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड प्राइड वंस शी अंडरस्टैंड्स। अब बताओ, वही चीज जो पोएट बोल रहे थे कि पहले तो टफ लगता है, बट जब डिकोड कर लो तो कैसा अकम्प्लिशमेंट और प्राइड फील होता है। Only those with natural talent for poetry should engage with it. Persistent makes study poetry a rewarding pursuit. The study of poetry is guaranteed to impress others. नहीं, हम पोएट्री कैसे पढ़ते हैं कि सबको इंप्रेस कर दे। The efforts of studying poetry is inversely proportional to rewards. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बोल रहा है कि जितना पढ़ोगे पोएट्री, उसके जो एफर्ट्स हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, जो भी उसके रिवॉर्ड्स हैं। तो ऐसा तो नहीं है भाई कि रिवॉर्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल नहीं। अब पहला दूसरा देखो, ओनली दोज विद नेचुरल टैलेंट फॉर पोएट्री शुड एंगेज विद इट। नहीं, नेचुरल टैलेंट ऐसी कोई चीज नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। परसिस्टेंस होना चाहिए, यानी लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए, तभी तुम पोएट्री का मीनिंग निकाल पाओगे, एक रिवॉर्डिंग परस्यूट जैसा फील होगा, विक्ट्री जैसा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग लाइन डिस्प्ले एन एग्जांपल ऑफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स, इमोशनली चार्ज या डाउनराइट वियर्ड पोएम, जो वर्ड्स अभी यूज हुए थे। कौन सी लाइन, ये लाइन, द सन राइजेस इन द ईस्ट, अ न्यू डे बिगिंस, अ फ्रेश स्टार्ट, बर्ड्स चिर्प, नेचर वेक्स अप, अ पीसफुल फीलिंग इन माय हार्ट। ये कैसी लाइन है, बताओ बताओ कैसी लाइन है। सिंपल है, यानी लिटरेरी जो लिखी गई है, इसमें सिंपल वर्ड्स हैं, हाँ सिंपल वर्ड्स हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं, इमोशनली चार्ज है, या फिर डाउनराइट वियर्ड है, कि इमोशन से भरी हुई है, या फिर ऐसे वियर्ड सी पोएम है, कोई खास इमोशन इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा। बताओ, ये तो मुझे बहुत ही सिंपल पोएम लग रही है, बस ना इमोशन है ना कुछ है, कि भाई सन उगता है ईस्ट में, नया दिन शुरू होता है, फ्रेश स्टार्ट होता है, चिड़िया चहकती है, नेचर उठता है, और एक पीसफुल फीलिंग मेरे दिल में आती है। तो इसका टोन अगर पूछता तो क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक टोन हो गया। और अगर पूछा जाए कि किस टाइप का है, तो ये सिंपल टाइप का है, क्योंकि सिंपल वर्ड्स है, ना कोई खास डीप मीनिंग है, और ना ही कोई इमोशनली चार्ज है। ये रहे हमारे आंसर्स। देखो टोन कैसा था, सार्कास्टिक था। अब ये वाला आंसर पूरा पढ़ लो, ठीक है, आगे आ जाओ। क्योंकि ये आंसर्स मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं दिखा रहा था, क्योंकि हम आंसर्स बना करके लिखते हैं एनसिंग पैसेज में, तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम्हें सेम लिखना होगा, अपने से बना करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ये रहा ये ऑथर वाला आंसर, कि न्यूट्रल है, ऑब्जेक्टिव है, कोई बायस नहीं है, क्योंकि वो अप्रिशिएट भी करता है यूनिकनेस को, और ये भी बताता है कि वियर्ड पोएम्स कभी कभी ऑफ पुटिंग हो सकती है, यानी कभी कभी बोर कर सकती है हमें। आगे आंसर नंबर 6, जैसे कि नई सिटी में नई सारी चीजें चाहिए होती है, वैसे कि हमें पोयम पढ़ने में भी ओपननेस होती है, डिफरेंट स्टाइल, अप्रोच और डिफरेंट चैलेंजेस से। ठीक है,
जैसे वो जो चॉकलेट बॉक्स वाला एग्जांपल था वहां पे। आगे हिना का एक्सपीरियंस ऑप्शन नंबर बी, और ये सिंपल। चलो समझ गए सिंपल क्यों था, ये समझ जाओ, क्योंकि लैंग्वेज भी सिंपल है, स्ट्रक्चर कंटेंट सब कुछ सिंपल है, नेचुरल सीन है एक। ठीक है, अब अगला टाइप क्या है, एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। वो कैसा था, डिस्कर्सिव था, जहां पर या डिस्कशन के बेसिस पे था। ठीक है, एक तरीके से थ्योरेटिकल कह सकते हो। ये फैक्चुअल है यानी कि प्रैक्टिकल है, डेटा बेस्ड रहेगा। डेटा आएंगे काफी सारे, देखो 40 to 28 2010, ध्यान से देखना। आ जाओ पढ़ते हैं साथ साथ में। इन अ रिसेंट रिसर्च स्टडी कंडक्टेड ऑन द फुटवियर। भैया ये क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो? आपने तो बोला था क्वेश्चन देखने को, देख लो यार। दोनों तरीका वर्क कर सकता है, किसी के लिए ये तरीका वर्क कर सकता है कि पूरा पढ़ लो, क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद क्या होता है ना, अगर तुम्हारे दिमाग में रिटेंड है तो तुम एक बार में सारा कर सकते हो, अदरवाइज तुम क्वेश्चन पढ़ के भी कर सकते हो। पहला, लिस्ट वन मेरिट ऑफ यूजिंग अ फेस टू फेस इंटरव्यू एज बेटर वे ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टडी एज अपोज टू ऑनलाइन सर्वे। मतलब कि फेस टू फेस इंटरव्यू का क्या फायदा है, बताओ। अब पहला पैराग्राफ पढ़ो। इन अ रिसेंट research study conducted on footwear preferences and influence factor among young teens in India, valuable insight were gathered to understand the choices and motivation behind the footwear purchases. Based on the survey conducted with a sample size of 500 students from various schools across different region of India, the following data were noted। कि ये सारा डेटा था कि 42% लोग क्या चाहते हैं, स्नीकर्स और स्पोर्ट्स शूज। एक्सप्रेस्ड अ प्रेफरेंस फॉर सैंडल्स और फ्लिप फ्लॉप। कौन सैंडल्स और फ्लिप फ्लॉप कौन पहनते हैं, 28%। और 20% कैजुअल शूज या फिर लोफर्स, 10% पहनते हैं फॉर्मल शूज या बूट्स। तुम क्या पहनना पसंद करते हो बताओ। मुझे तो भाई सिंपल चप्पल पसंद है, हवाई चप्पल। तुम्हें क्या पसंद है, इन सब में बताना जरा, देखते हैं परसेंटेज क्या निकलता है। अब इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, प्राइस और अफोर्डेबिलिटी, कि भाई सस्ता रहेगा तो सब लोग लेंगे, प्राइमरी फैक्टर है। फिर ब्रांड रेपुटेशन भी एक फैक्टर है, हम लोग देखते हैं ना कि नहीं 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 बाटा से लूंगा, बाटा से लूंगा, ब्रांड का भी एक रेपुटेशन है। फिर उसके बाद कंफर्ट एंड फिट भी इंपॉर्टेंट है। हम जाते हैं और पैर रख करके खुद से चेक करते हैं, 10 बार इधर चलेंगे उधर चलेंगे, शोरूम पूरा ऐसे की तैसे कर डालेंगे और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा लेना है। फिर फैशन ट्रेंड्स एंड पीयर इन्फ्लुएंस बाय द परचेज डिसीजन ऑफ 5% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। की मतलब कि फैशन ट्रेंड क्या है और पीयर इन्फ्लुएंस यानी कि आसपास में लोग क्या पहन रहे हैं। जैसे व्हाइट स्नीकर्स का ट्रेंड चला था एक टाइम पे, तो सब लोग वही पहनने लग गए थे। अगला पढ़ो, रीजनल वेरिएशन। द रिसर्च ऑल्सो हाईलाइटेड द रीजनल वेरिएशन इन फुटवेयर प्रेफरेंसेस। कई लोग कुछ और पहनते हैं, जैसे अर्बन लोग स्नीकर्स पहनना पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स शूज, बल्कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पर सैंडल और फ्लिप फ्लॉप काफ़ी पसंद करते हैं लोग। वहीं रिसर्चर्स फील दैट अंडरस्टैंडिंग दिस इनसाइट्स दैट एड मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर इन केटरिंग टू स्पेसिफिक नीड्स and preferences of this demographic, ultimately offering in the footwear option aligned with the desire and aspiration. अब face to face interview is better as a better way of gathering information for this particular study as opposed to an online survey। बताओ, अब जो हमने पढ़ा इसमें आंसर नहीं मिला हमें, लेकिन हमसे पूछा गया है कि जो सर्वे हुआ कि कितने % लोग क्या क्या पहनते हैं, ये सब था ना। इधर देखो, ये सर्वे के अकॉर्डिंग है। तो ये सर्वे कैसा था, ऑनलाइन सर्वे था। क्या था, कंडक्टेड विद अ सैंपल साइज ऑफ 500, कि 500 स्टूडेंट्स को ले लिया 13 से 16 एज के बीच में, और उनसे पूछा गया स्कूल वगैरह में, और ये डेटा निकाला गया। अब इसका बोलना है कि अगर हम फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर तुमसे कोई फेस टू फेस आकर के पूछे, एक ऑनलाइन सैंपल कैसा होता है, गूगल फॉर्म भरवा दिया या कुछ और भरवा दिया, लेकिन एक फेस टू फेस कैसा होता है कि जा करके डायरेक्ट पूछो कि भाई तुम कौन सी चप्पल कौन से ब्रांड की पहनते हो, क्यों पहनते हो, स्नीकर क्यों नहीं पहनते हो, वगैरह वगैरह, तो अच्छा डेटा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। कोई एक मेरिट क्या है कि हमें ज्यादा पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। यहाँ गूगल फॉर्म में तो हमें लिमिटेड मिल रहा है कि स्नीकर या फिर लोफर या फिर फ्लिप फ्लॉप क्या पहनते हो। वहां पर जाएंगे तो और भी चीजें पूछ सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप ही क्यों, किस कंपनी का क्यों, किस कंफर्ट का क्यों, दुनिया भर के क्वेश्चन। ठीक है, rationalize in 30 to 40 words why price and affordability were identified as the most significant influencing factors for young teens when purchasing footwear। of course यार, तुम एक खुद यंग टीन हो, तो भाई प्राइस और अफोर्डेबिलिटी तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये देखो, प्राइस एंड अफोर्डेबिलिटी वर फाउंड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर विद 55% ऑफ रिस्पोंडेंट्स कंसिडरिंग इट एज प्राइमरी फैक्टर। अब देखो आंसर में क्या, हमें वो डिस्कर्सिव पैसेज के जैसे बस यहाँ से लाइन उठा के डालनी है, नहीं, हमें देखो फोकस करना है फैक्चुअल पैसेज पे, जो तुम्हारा पैसेज नंबर 2 रहेगा एग्जाम में, इस चीज पर, डेटा पर, यानी 55% पर। अपने आंसर में हमेशा डेटा डालना। तो जब लिखोगे कि भाई हाँ बिल्कुल सही बात है कि प्राइस और अफोर्डेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वहां ये डालना। ऐसा मैं क्यों रेशनलाइज कर रहा हूं, रेशनलाइज मतलब कि रेशनल तरीके से अपना रीजन दो। रीजन क्या है, क्योंकि ऑफकोर्स 55% लोग उसको मानते हैं, ऐसा हमने इस पूरे पैराग्राफ में देखा। द इंपैक्ट ऑफ फैशन ट्रेंड्स एंड पीयर इन्फ्लुएंस वाज पिक्ड बाय ओनली 5% of respondents infer what these displays any one point। मतलब कोई भी एक पॉइंट लिखो कि क्यों 55% लोग प्राइस को इंपॉर्टेंट मान रहे हैं कि एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन 5% लोग ही
जो फैशन ट्रेंड को मानते हैं और पीयर इन्फ्लुएंस को, क्योंकि फैशन ट्रेंड वगैरह वही फॉलो कर पाएंगे जिनके पास पैसा है। मेन पॉइंट तो क्या है, प्राइस और अफोर्डेबिलिटी का। अभी मैं बस समझा रहा हूं, प्रॉपर आंसर भी मैं दिखाऊंगा, परेशान ना हो। देखो आओ, एमसीक्यू भी आएगा। बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड डेटा ऑन फुटवियर प्रेफरेंसेस अमंग टीन्स अक्रॉस द नेशन, सिलेक्ट द लीस्ट लाइकली रीजन व्हाई स्पोर्ट्स शूज आर मोस्ट प्रीफर्ड। स्पोर्ट्स शूज ही लोग क्यों पहनते हैं? अब ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा आंसर है, देख सकते हो, क्योंकि ज्यादा स्टाइलिश समझा जाता है टीनेजर्स में, या फिर कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या फिर स्पोर्ट्स शूज ज्यादा अफोर्डेबल हैं, या फिर स्पोर्ट्स शूज आर एसोसिएटेड विद अ हायर सोशल स्टेटस। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा, पीछे आकर के देख लो। देखो कि 42% इंडिकेट अ प्रेफरेंस फॉर स्नीकर और स्पोर्ट्स शूज एज देयर प्राइमरी चॉइस ऑफ फुटवियर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें यहां पर कहीं दिख रहा है कंफर्ट और फिट, ये सब हो गया डेटा। स्पोर्ट्स शूज के बारे में कुछ दिख रहा है? ये द स्पोर्ट्स शूज वर मोर पॉपुलर व्हाइल इन रूरल एरिया सैंडल वर मोर पॉपुलर। अब यहां पर बताया नहीं गया कि क्यों पॉपुलर है, ठीक है, बट हमें खुद से चूज करना है, सिलेक्ट करना है कि तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, कि इनमें से क्या सही है। तो स्पोर्ट्स यूज ऑफर कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। ये आंसर एक मुझे सही आंसर लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, स्टडी द डेटा ऑन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फ्रॉम द टेबल, कि भाई आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स 30, 10 या 50%। कितना? 30, 10 या 5% विथ केसेस 1 to 3 गिवन बिलो एनी टू। सिर्फ दो को बताना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि क्या सही है। रुपिंदर, अ प्रैक्टिकल एंड एक्टिव इंडिविजुअल हु बिलीव्स दैट कंफर्टेबल शूज आर एसेंशियल फॉर हिज डेली एक्टिविटीज एंड ओवरऑल वेलबींग। मतलब कि कौन सा 30 है, कौन सा 10 है, कौन सा 5 है। और फिर राजा, अ ट्रेंड कॉन्शियस टीनेजर इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेलिब्रिटी स्टाइल्स एंड लाइक्स टू बी स्टे अपडेटेड, कि भाई लेटेस्ट जो आएगा वही पहनूंगा। और रेवाथी, अ फैशन फॉरवर्ड टीन, values the way she dresses and is particular about acknowledged for her popular national and international expensive choices। इस national और international अलग अलग choices हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ बताना क्या है हमें कि परसेंटेज बताओ, 30, 10 या 5% जो कौन से केसेस से मैच कर रहा है। तो हमने देखा था 5%, एकदम कम किसमें था, जहां पर सिर्फ बात की जाए ट्रेंड की। तो ट्रेंड वाली बात कौन कर रहा है, ये, यानी ये कैसा हो गया 5% वाला आदमी, कौन? राजा, जो कि ट्रेंड वगैरह देख रहा है, सेलिब्रिटी स्टाइल देख रहा है, क्या नया है, अपडेटेड रहना है इसको। फिर रेवाथी क्या है, फैशन फॉरवर्ड टीन है, जो इन्फ्लुएंस्ड है, जो अबाउट बीइंग एक्नॉलेज्ड फॉर हर पॉपुलर नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपेंसिव चॉइस, किसको एक्सपेंसिव कपड़े पहनने हैं। अब वहीं जो रुपिंदर है, ये एक प्रैक्टिकल इंडिविजुअल है जो कंफर्टेबल चाहता है। तो कंफर्टेबल वाली पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो ये हो जाएगी 30%, पहला केस, फिर 5%, फिर आखिरी केस 10%। तो अगर तुमने 30 और 5 भी सही गेस कर लिया है तो तीसरा अपने आप 10% है। फिर इन द ब्लैंक appropriately to complete the sentence on one advantage of including regional variation in the study is that। देखो रीजनल एडवांटेज क्यों डाला गया था, देखो कि कई सारे लोगों को रीजनल एडवांटेज मिलती है, क्यों? दिस रिसर्च फील दैट अंडरस्टैंडिंग द इनसाइट्स एड फूडवेयर मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स इन द स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द टारगेट डेमोग्राफिक। जैसे कि तुमने देखा होगा हरियाणा में, यूपी में, बिहार में लोग स्पोर्ट्स शूज ही काफी पसंद करते हैं, वही दिल्ली में स्नीकर्स पहनना पसंद करते हैं। इस तरह के अलग अलग चॉइसेस हैं। तो जब डेमोग्राफिक यानी कि रीजनल एरिया में मालूम होगा तो हमें मदद मिलेगी सेल करने में सही से। ये आंसर तुम यहां पर लिख दो आगे। अगला, अगला क्या है, स्टेट द रीजन फॉर एनी वन फ्रॉम 1 and 2 below in 30 to 40 वर्ड्स, यानी किसी एक का बताना है इन दोनों में से। तो एनजीओ आर मोस्ट लाइकली टू बी स्पॉन्सर फॉर दिस स्टडी, या एनजीओस आर द लीस्ट लाइकली टू बी स्पॉन्सर फॉर दिस स्टडी। बताओ क्या तुम्हें लगता है, ये जो स्टडी हुई है ये किसने कराई होगी, एनजीओ ने, या फिर एनजीओ ने कराई होगी या फिर नहीं कराई होगी? मुझे तो लगता है ना कि किसी ब्रांड नहीं कराई होगी अपने फायदे के लिए। एनजीओ क्यों कराएगा? तो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा गलत हो जाएगा आंसर। टू चूज कर लो कि एनजीओ आर लीस्ट लाइकली, तो लिख दो क्यों, क्योंकि एनजीओ क्यों कराएगा, एनजीओ से क्या मतलब कि कौन कैसा जूता पहन रहा है, और वहीं कोई ब्रांड कराया होगा ताकि वो अपनी सेल्स बूस्ट करेगी, कहां पर वो लोफर बेचे, कहां पर स्नीकर बेचे, कहां पर स्पोर्ट्स शूज बेचे। और अगर तुम ऊपर वाला चूज कर सकते हो तो ये भी लिख सकते हो कि भाई एनजीओ करा सकता है, गवर्नमेंट करा सकती है, देखने के लिए कि कौन सा शूज किधर बिक रहा है, क्या हो रहा है, ताकि वो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन चाहती है शूज का तो किस टाइप का शूज वो डिस्ट्रीब्यूट करे, कहां पर, स्कूल स्टूडेंट में, क्योंकि ये पैराग्राफ स्कूल स्टूडेंट्स का था। ठीक है, अब आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट रिप्लेसेस द अंडरलाइंड पार्ट एप्रोप्रिएटली। कौन सा पार्ट अंडरलाइंड? ये कि ऑल्सो रेजोनेट विद दियर पर्सनल स्टाइल, फैशन प्रेफरेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, कि यंग टीन्स कैसा फुटवियर पहनना पसंद करते हैं, दैट मीट दियर फंक्शनल नीड्स बट ऑल्सो रेजोनेट विद दियर पर्सनल स्टाइल, फैशन प्रेफरेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। अब ऐसा सेम फ्रेज लाओ जिसका सेम मीनिंग हो। बताओ पूरे पैराग्राफ में ऐसा मीनिंग ढूंढना है जहां पर यह टर्म ध्यान रखो, रेजोनेट विद दियर पर्सनल स्टाइल, कि पर्सनल स्टाइल से मिलता जुलता, जो पर्सनल स्टाइल से मैच करे वैसा इनको पसंद है। तो जब अगर तुम ये पैराग्राफ ना
देखोगे तो आखिरी क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जनरली आंसर आखिरी में मिल जाएगा। तो एक बार थर्ड वाला फिर से पढ़ो ध्यान से। द रिसर्चर्स फील दैट अंडरस्टैंडिंग these insights can aid footwear manufacturer and retailers in catering to specific needs and preference of the target democracy, ultimately offering them footwear that options that align with their desire and aspiration। क्या बोला था मैंने? मैच करना, और मैच करना से मिलता जुलता क्या हो गया? अलाइन। ठीक है, अलाइन। तो अलाइन विद दियर डिजायर एंड एस्पिरेशन, कि भाई यही मीनिंग तो हुआ ना। अलाइन विद दियर डिजायर एंड एस्पिरेशन का क्या मतलब है? कि उनकी जो डिजायर है, उनकी जो चाहत है, वैसा उनको मिल जाए। और यहां पर भी क्या है कि रेजोनेट विद दियर पर्सनल स्टाइल, फैशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो इस तरह से हमने एक पैसेज देख लिया। जो तुम्हारा पहला आएगा, कौन सा? पहला तुम्हारा आएगा डिस्कर्सिव, और दूसरा देख लिया जो फैक्चुअल आएगा। इसका आंसर देखो यहां पर दिख जाएगा। आज तुम्हें थोड़ी सी इस सेशन में मेरी एनर्जी डाउन लग रही होगी, क्योंकि यार मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाकी तुम आंसर यहाँ पर सारे देख सकते हो, देखो ये भी आंसर सही है बिल्कुल। और बाकी मैं तुम्हें एक एक पैराग्राफ और दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस शीट तुम्हें टेलीग्राम चैनल पढ़ लेक्चर पर मिल जाएगी। और जितनी वीडियोस मैंने बताई, पोयम की, वन शॉट वीडियो, टॉप 111 क्वेश्चन, कोई देखना या मत देखना, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टॉप 111 देख लेना। टॉप 111 जरूर देख लेना, क्योंकि उससे उठ के क्वेश्चन हर साल आते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नोटिफिकेशन छेड़ दो। तबियत मेरी ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए करना क्या है, अरे जाना जा, पढ़ ले।